मार्च 2026 के आखिरी हफ्ते में ना टेक दुनिया में एक बहुत ही अजीब चीज हुई। बहुत ही शॉकिंग था वो। हाँ बिल्कुल। दुनिया का सबसे चर्चित और वायरल एआई प्रोजेक्ट सोरा, उसे अचानक से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रातों रात। एग्जैक्टली, रातों रात। और इतना ही नहीं, इसके साथ जुड़ी जो डिज्नी की $1 बिलियन की हाई प्रोफाइल पार्टनरशिप थी ना, उसे भी रद्द कर दिया गया। जो कि बहुत बड़ा कदम था। मतलब कोई कंपनी अपनी सबसे बड़ी सफलता को ऐसे क्यों खत्म कर देगी? उस प्रोडक्ट को जिसने पूरी दुनिया को एआई के जादू पर यकीन दिलाया था। राइट। और इसका जवाब बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि आज दुनिया में तेल, गैस या सिलिकॉन चिप्स की नहीं, बल्कि एआई टोकन्स की भयंकर कमी पैदा हो गई है। हाँ, और यही आज का हमारा मेन फोकस है। बिल्कुल। आज के इस इन डेप्थ एनालिसिस में हमारे पास अप्रैल 2026 की वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, बड़े टेक इन्वेस्टर्स के बयान हैं और कुछ बेहद गोपनीय इंडस्ट्री अपडेट्स भी हैं। तो हमारा मिशन इस नए कंप्यूट क्राइसिस यानी कंप्यूटिंग संकट की जड़ों तक जाना है और समझना है कि कैसे इस अदृश्य कमी ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को घुटनों पर ला दिया है। बिल्कुल। तो चलिए, लेट्स अनपैक दिस। अभी तक जब भी हम ग्लोबल सप्लाई चेन में किसी कमी की बात सुनते थे, तो दिमाग में बस माइक्रोचिप्स या रेयर अर्थ मेटल्स का ख्याल आता था। हाँ, फिजिकल चीजें। राइट, फिजिकल चीजें। लेकिन अब अचानक से एक पूरी तरह से डिजिटल और अमूर्त चीज यानी टोकन पूरी एआई इकोनॉमी की सबसे बड़ी और दुर्लभ करेंसी बन गई है। और ये शिफ्ट बहुत तेजी से हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट में ना, एक टेक इन्वेस्टर हैं बेन पोलार्डियन, उनका एक बयान इस पूरी स्थिति की गंभीरता को बहुत सटीक ढंग से समझाता है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि दुनिया तेल के बारे में बात कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में मुख्य रूप से टोकन की कमी है। वाओ, टोकन की कमी। हाँ, और ये कोई अलंकारिक या मेटाफोरिकल बात नहीं है। जब हम टोकन की बात करते हैं, तो आम समझ ये होती है कि ये किसी शब्द का हिस्सा है या डेटा का कोई छोटा सा टुकड़ा है। राइट, टेक्स्ट का एक पार्ट। एग्जैक्टली। लेकिन आज के एडवांस्ड लैंग्वेज और विजन मॉडल्स के संदर्भ में ना, एक टोकन असल में कंप्यूटेशनल लेबर यानी एआई की दिमागी मेहनत की एक बुनियादी इकाई है। ओके। मतलब एक टोकन जनरेट करने का सीधा सा अर्थ है कि बैकग्राउंड में लाखों करोड़ों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस हो रहे हैं। बाप रे। तो जब अरबों टोकन हर सेकंड जनरेट हो रहे हों, तो वो अदृश्य डिजिटल प्रोसेस अचानक से एक बहुत ही विशालकाय फिजिकल और ऊर्जा खपत वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग करने लगती है। और ये डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रही है, इसका डेटा मैंने रिपोर्ट में देखा था। अगर हम सिर्फ ओपनएआई के एपीआई यूसेज की बात करें ना, हाँ, वो नंबर्स बहुत क्रेजी हैं। बहुत क्रेजी हैं। अक्टूबर 2025 में नेटवर्क पर हर मिनट लगभग 6 बिलियन टोकन प्रोसेस हो रहे थे। और मार्च 2026 के अंत तक, मतलब महज 6 महीने के अंदर, ये आंकड़ा 15 बिलियन टोकन प्रति मिनट को पार कर गया है। मतलब 6 महीने में 2.5 गुना से भी ज्यादा का उछाल। एग्जैक्टली। ये ग्रोथ नहीं है, ये एक अनियंत्रित विस्फोट है। इसे ना हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे पूरी दुनिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अचानक से बैलगाड़ियों से सीधे इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन पे शिफ्ट हो गया हो। हाँ, बहुत सही एनालॉजी है। लेकिन जो पावर ग्रिड है, वो अभी भी घरों के छोटे-मोटे उपकरण चलाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अब बड़ी-बड़ी कंपनियां हजारों बुलेट ट्रेन पटरियों पर तो ले आईं, लेकिन ग्रिड में उन्हें एक साथ दौड़ाने की क्षमता ही नहीं है। और व्हाट इज फैसिनेटिंग हियर इज कि ग्रिड की ये सीमा कोई सॉफ्टवेयर बग नहीं है जिसे रातों रात कोई पैच लिखकर ठीक किया जा सके। राइट, ये कोई कोड की प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये थर्मोडायनामिक्स और सिविल इंजीनियरिंग की एक एकदम कठोर भौतिक दीवार है। मतलब डेटा सेंटर बनाने का मतलब सिर्फ सर्वर रैक्स लाके खड़ा करना नहीं होता है। उसके पीछे बहुत कुछ लगता है। हाँ, इसके लिए हेवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए, मीलों लंबी कॉपर वायरिंग, बड़े बड़े कूलिंग सिस्टम्स और सबसे अहम बात, हजारों मेगावाट की निरंतर बिजली चाहिए होती है, जो कि अब बची ही नहीं है। एग्जैक्टली। इंडस्ट्री डेटा साफ बताता है कि 2026 के अंत तक ग्रिड पर जो भी एक्स्ट्रा पावर अवेलेबल होने वाली थी ना, वो तमाम बड़ी टेक कंपनियों ने बहुत पहले ही लॉक कर ली है। अरे बाप रे। तो अब अगर कोई कंपनी एक नया अत्याधुनिक डेटा सेंटर बनाना भी चाहे, तो पावर ग्रिड के पास उन्हें देने के लिए एक एक्स्ट्रा मेगावाट बिजली तक नहीं है। और अर्थशास्त्र का बुनियादी नियम कहता है कि जब सप्लाई एक भौतिक दीवार से टकरा जाए और डिमांड 15 बिलियन टोकन प्रति मिनट की दर से रॉकेट की तरह ऊपर जा रही हो, तो इनपुट कॉस्ट का आसमान छूना तो तय है। बिल्कुल तय है। इसी रिपोर्ट में ना एनवीडिया के फ्लैगशिप ब्लैकवेल चिप्स की रेंटल कॉस्ट का जिक्र है। क्लाउड पर इन चिप्स को रेंट करने की कीमत अब $4.08 प्रति घंटे हो चुकी है।
और जहां तक मुझे याद है महज 2 महीने पहले यानी जनवरी की शुरुआत में यही कीमत $2.75 प्रति घंटे थी। तो ये लगभग 48% का जंप है। हाँ, 60 दिनों के अंदर चिप रेंटल कॉस्ट में 48% की बढ़ोतरी। मतलब जब किसी भी टेक बिजनेस का सबसे प्रमुख कच्चा माल 48% महंगा हो जाए तो बड़े से बड़े बिजनेस मॉडल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। और यहीं से ना इंडस्ट्री का पूरा नजरिया बदल जाता है। जब इनपुट कॉस्ट रातों रात इतनी बढ़ जाए तो कंपनियां ग्रोथ फेज से निकलकर सीधे सर्वाइवल मोड में आ जाती हैं। राइट, जान बचाने वाली स्थिति। हाँ, कोई भी एआई लैब अनिश्चित काल तक नुकसान नहीं सह सकती है, खासकर तब जब उनके प्लेटफॉर्म पर प्रोसेस किया जाने वाला हर एक प्रॉम्प्ट उनके सर्वर की बिजली और उन महंगे रेंटल चिप्स को निचोड़ रहा हो। इसी भयंकर आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल दबाव का सीधा असर हमें उन फैसलों में देखने को मिल रहा है जो बाहर से देखने पर पूरी तरह अतार्किक लगते हैं। और हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब चिप रेंटल कॉस्ट 48% बढ़ गई और बिजली की ग्रिड्स खाली हो गई तो इसी दबाव का नतीजा ओपन एआई के उस कदम के रूप में सामने आया था जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, सोरा को बंद करना। हाँ, मार्च के अंत में उन्होंने अपने सबसे लोकप्रिय वीडियो जनरेशन मॉडल सोरा तो न सिर्फ होल्ड पर रखा बल्कि पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया। डिज्नी के साथ वो $1 बिलियन का सौदा एक झटके में खत्म। मतलब एक आम नजरिए से देखें तो जो प्रोडक्ट सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल था, जिसे एआई की दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार माना जा रहा था, उसे ही मार दिया गया। क्या ये अपनी ही सबसे बड़ी सफलता से मुंह मोड़ने वाली बात नहीं है? देखिए, इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर तो ये मुंह मोड़ना नहीं है, इसे आप एक तरह का स्ट्रैटेजिक एम्प्यूटेशन कह सकते हैं। स्ट्रैटेजिक एम्प्यूटेशन मतलब मुख्य शरीर को बचाने के लिए एक हिस्से को काटना। एग्जैक्टली। ओपनएआई की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं सारा फ्रायर, उनका बयान इस रणनीति को बहुत साफ करता है। उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट किया है कि कंपनी इस वक्त बेहद कठिन व्यापारिक सौदे यानी टफ ट्रेड्स कर रही है। जब हम टेक्स्ट जनरेशन और वीडियो जनरेशन को कंपेयर करते हैं ना, तो कंप्यूटिंग का गणित बहुत क्रूर होता है। वो कैसे? एक सामान्य टेक्स्ट मॉडल अगले शब्द की भविष्यवाणी करता है, जो अपेक्षाकृत काफी हल्का काम है। लेकिन सोरा जैसे मॉडल को 60 फ्रेम प्रति सेकंड की दर से हाई डेफिनेशन वीडियो बनाना होता है। ओह, राइट, हर एक फ्रेम। हाँ, जहां हर एक फ्रेम के हर एक पिक्सल के लिए भारी भरकम टेंसर कैलकुलेशन की जरूरत होती है। 1 मिनट का वीडियो बनाने में जितना कंप्यूट खर्च होता है ना, उतने में एंटरप्राइज लेवल के हजारों जटिल डेटा एनालिसिस या कोडिंग टास्क पूरे किए जा सकते हैं। वाह, मतलब ये तय करना था कि सीमित उपलब्ध जीपीयू पावर को कहाँ लगाया जाए, सोशल मीडिया के लिए मनोरंजन वाले वीडियो बनाने में या फिर उन कामों में जो वास्तव में दुनिया की बड़ी कॉरपोरेट मशीनों को चलाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और रिपोर्ट साफ इशारा कर रही हैं कि अब उपलब्ध हर एक जीपीयू को कंज्यूमर ऐप से हटाकर कंपनी के मुख्य मिशन यानी एजेंटिक एआई और उनके अनरिलीज्ड मॉडल स्पोर्ट पर डाइवर्ट किया जा रहा है। और ये जो बदलाव है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। चैटबॉट से आगे बढ़कर जब दुनिया एजेंटिक एआई की तरफ जाती है तो सिस्टम का पूरा आर्किटेक्चर ही बदल जाता है। वो कैसे अलग है? देखिए, एक चैटबॉट यूजर के सवाल का इंतजार करता है, आप प्रॉम्प्ट देंगे वो जवाब देगा। हाँ, लेकिन एक ऑटोनॉमस एजेंट बैकग्राउंड में लगातार एक लूप में काम करता है। वो खुद वेब ब्राउज करेगा, डेटाबेस खंगालेगा, कोड लिखेगा, उसे टेस्ट करेगा और अगर गलती हुई तो उसे सुधार कर फिर से नया कोड लिखेगा। मतलब वो खुद से मेहनत कर रहा है। राइट। और ये पूरी प्रोसेस एक इंसान के सामान्य प्रॉम्प्ट के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा टोकन की खपत करती है। ओहो, तो यही कारण है कि लीडरशिप के नजरिए में इतना बड़ा बदलाव आया है। अब सोरा जैसे कंज्यूमर वीडियो टूल्स को सिर्फ साइड क्वेस्ट माना जा रहा है। एग्जैक्टली। जैसे वीडियो गेम में होता है ना साइड क्वेस्ट, वो काम होता है जो कोई भी मुख्य मिशन से भटक कर केवल मनोरंजन के लिए करता है। बिल्कुल। कंपनी ने ये रियलाइज कर लिया है कि कंज्यूमर वीडियो टूल्स पर अपनी कीमती और दुर्लभ कंप्यूट पावर को बर्बाद करना आर्थिक रूप से एक ब्लैक होल साबित होगा। एंटरप्राइज कोडिंग और ऑटोनोमस एजेंट्स ही वो मुख्य मिशन है जो बड़े कॉर्पोरेट्स को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। राइट। तो ये एक बहुत ही निर्मम लेकिन व्यवहारिक फैसला है। मतलब अपने ही सबसे मशहूर फीचर की बलि दे देना ताकि कोर बिजनेस और एंटरप्राइज क्लाइंट्स के लिए रिसोर्सेज बचाए जा सकें। तो ओपनएआई ने तो अपने फीचर्स काटकर अपनी सबसे चर्चित सर्विस को कुर्बान करके इस कंप्यूटिंग दीवार से खुद को बचा लिया। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? उन कंपनियों के लिए इसका क्या मतलब है जिन्होंने ये रास्ता नहीं चुना? हाँ, जो अभी भी सब कुछ चलाना चाह रही हैं।
एग्जैक्टली जो कंपनी आज भी इस जिद पर अड़ी हैं कि वो अपनी सारी सर्विसेज चालू रखेंगी और हर तरह के यूजर को सेवा देंगी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस संकट को कैसे झेल रहा है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एंथ्रोपिक। राइट। यहीं पर एंथ्रोपिक के वर्तमान संघर्ष की तस्वीर सामने आती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि एंथ्रोपिक इस वक्त विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी के बहुत गहरे संकट का शिकार हो चुका है। और एंथ्रोपिक की स्थिति इस कंप्यूट क्राइसिस का एकदम क्लासिक उदाहरण बन गई है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही अपने मॉडल्स को सुरक्षित और सभी के लिए सुलभ बनाने पर बहुत जोर दिया था। लेकिन उनके लेटेस्ट और जो सबसे एडवांस्ड मॉडल्स हैं, जिसमें क्लॉड ओपस 4.6 और डेवलपर्स के बीच बेहद पॉपुलर क्लॉड कोड टूल शामिल है, वो अब इस टोकन की कमी के कारण बार-बार क्रैश हो रहे हैं। बार-बार क्रैश हो रहे हैं। हाँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर की इस कमी से निपटने के लिए मार्च 2026 से एंथ्रोपिक ने मीटरिंग शुरू कर दी है, मतलब कंप्यूट सप्लाई की राशनिंग। ओके, राशनिंग हो रही है। सिस्टम अब लगातार ट्रैक कर रहा है कि कौन कितना कंप्यूट इस्तेमाल कर रहा है, और बहुत ही अग्रेसिव तरीके से यूजेज लिमिट्स लगाई जा रही हैं। मैंने डेवलपर कम्युनिटीज में देखा है कि इसका असर जमीनी स्तर पर कितना भयानक हो रहा है। पहले यूजर्स घंटों तक लगातार क्लॉड के साथ पेयर प्रोग्रामिंग कर सकते थे, लेकिन अब ये हो रहा है कि कुछ ही जटिल प्रॉम्प्ट्स रन करने के बाद सिस्टम सीधा एरर मैसेज दे देता है कि यूसेज लिमिट पार हो गई है। राइट। और जब सिस्टम की परफॉर्मेंस और गति में इतनी भारी गिरावट आती है ना, तो वो टूल एंटरप्राइज स्तर पर भरोसेमंद नहीं रह जाता। और दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सवाल सीधे तौर पर एंटरप्राइज ग्रेड सॉफ्टवेयर के उस बुनियादी नियम से जुड़ा है जिसे इंडस्ट्री में 4 नाइन्स कहा जाता है। 4 नाइन्स? हाँ, 4 नाइन्स का मतलब है 99.99% अप टाइम। 99.99%। ओके। दुनिया की कोई भी बड़ी संस्था, चाहे वो कोई मल्टीनेशनल बैंक हो या ग्लोबल सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स कंपनी, जब करोड़ों डॉलर देकर कोई सॉफ्टवेयर खरीदती है तो वे कम से कम 4 नाइन्स की उम्मीद करते हैं। राइट, सिस्टम डाउन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। 99.99% अपटाइम का मतलब है कि पूरे साल में सिस्टम मुश्किल से 50-55 मिनट के लिए डाउन रहेगा। पूरे साल में सिर्फ 50 मिनट? हाँ, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक एंथ्रोपिक के एपीआई का अपटाइम गिरकर 98.95% पर आ गया है। 98.95%? मतलब एक आम नजरिए से सुनने में तो यह नंबर बहुत बुरा नहीं लगता। 100 में से लगभग 99%। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन जब हम इसे एंटरप्राइज स्केल पर कैलकुलेट करते हैं ना, तो 98.95% अपटाइम का मतलब है कि हर महीने सिस्टम लगभग 7.5 घंटे के लिए पूरी तरह से ठप पड़ा है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। 7.5 घंटे। सोचिए, अगर किसी बड़े बैंक का फ्रॉड डिटेक्शन एआई या किसी अस्पताल का डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम महीने में 7.5 घंटे के लिए अचानक काम करना बंद कर दे, वो तो तबाही होगी। ये कोई छोटी मोटी असुविधा नहीं है, ये लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान है और पूरी तरह से अस्वीकार्य बिजनेस रिस्क है। टेक की दुनिया में इस नंबर को एक आपदा माना जाता है। और यही एंथ्रोपिक की मौजूदा रणनीति की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रही है। मतलब जब किसी कंपनी के पास पीछे से कंप्यूट सप्लाई ही नहीं है, तो वे हर यूजर के लिए एक स्थिर और रिलायबल सिस्टम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। राइट। सिस्टम का बार बार डाउन होना और डेवलपर्स को मीटरिंग के जरिए रोकना, ये बहुत साफ दिखाता है कि कंपनी उस भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दीवार से बहुत जोर से टकराई है। और इसका सबसे बड़ा और विडंबनापूर्ण उदाहरण उनका नया प्रोजेक्ट है, जिसने पूरी टेक कम्युनिटी को हैरान में डाल दिया है। हाँ, और ये वाकई में पूरे कंप्यूटर संकट की सबसे बड़ी विडंबना है। एंथ्रोपिक ने हाल ही में क्लॉड मिथोस प्रीव्यू नाम का एक बेहद उन्नत प्रोजेक्ट प्रदर्शित किया, जिसे उनके इंटरनल डॉक्स में प्रोजेक्ट ग्लासविंग कहा गया है। ये मॉडल तकनीकी रूप से इतना एडवांस्ड है कि ये पुराने लेगेसी सॉफ्टवेयर कोड्स में गहराई तक जाकर उन बग्स और वल्नरेबिलिटीज को खोज सकता है जो पिछले 27 सालों से कोड में छिपे हुए थे। 27 साल पुराने बग्स? हाँ, साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से ये एक अभूतपूर्व क्रांति है। 27 साल पुरानी खामियों को ढूंढ निकालना कोई छोटी बात नहीं है। तकनीकी स्तर पर मैं कहूंगी कि ये एआई लैब्स की क्षमता का चरम है। लेकिन ना, असल कहानी इस मॉडल की क्षमता में नहीं है। तो किस चीज में है? असल कहानी इसके लॉन्च के तरीके में छिपी है। इतना शक्तिशाली और ऐतिहासिक टूल बनाने के बाद भी एंथ्रोपिक ने इसे आम पब्लिक, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स या सामान्य डेवलपर्स के एक्सेस से पूरी तरह रोक दिया है। मतलब किसी को नहीं दिया? नहीं, इसे केवल एक बहुत ही छोटे और बेहद एक्सक्लूसिव पार्टनर कंसोर्टियम के लिए ही उपलब्ध कराया गया है। ओके। और इसका कारण कोई सुरक्षा से जुड़ी चिंता नहीं है। इसका कारण विशुद्ध रूप से रिसोर्सेज की कमी है।
कंपनी के पास इस मॉडल को बड़े पैमाने पर दुनिया भर के सर्वर्स पर रन करने के लिए जरूरी कंप्यूट पावर बची नहीं है। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल वैसी स्थिति हो गई कि किसी ने दुनिया की सबसे तेज, सबसे एफिशिएंट और क्रांतिकारी रेसिंग कार का आविष्कार तो कर लिया है। हाँ, लेकिन बाहर दुनिया में उस कार में डालने के लिए ईंधन की एक बूंद तक मौजूद नहीं है। एग्जैक्टली यही हो रहा है। इसलिए उस सुपर कार को एक प्राइवेट गैराज में ताला लगाकर खड़ा कर दिया गया है और सिर्फ गिने चुने वीआईपी लोगों को ही उसे देखने या इस्तेमाल करने की अनुमति है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां तकनीक तो भविष्य में पहुंच चुकी है, लेकिन उसे चलाने वाला भौतिक ढांचा आज भी अतीत में फंसा हुआ है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे एनालिसिस को समेटें और इन सारे पॉइंट्स को एक साथ रख कर देखें तो निष्कर्ष एकदम साफ हो जाता है। हम आधिकारिक तौर पर एआई राशनिंग के युग में प्रवेश कर चुके हैं। 2023 या 2024 का वो सुनहरा दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, जहां बड़ी फ्रंटियर लैब्स का लक्ष्य अपने मॉडल्स को हर इंसान के हाथ में पहुंचाना होता था। राइट, वो डेमोक्रेटाइजेशन वाला जो सपना था। हाँ, वो अब खत्म है। अब रणनीति पूरी तरह से हार्डवेयर की छंटनी यानी ट्रेजिंग पर शिफ्ट हो गई है। कंपनियां अब पाई या यूं कहें कि टोकन का हिसाब रख रही हैं। उनकी प्रायोरिटी केवल और केवल अपने सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन रखना है, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बिल्कुल, भले ही इसके लिए ओपन एआई की तरह सोरा जैसे मशहूर एप्स की बलि देनी पड़े या फिर एंथ्रोपिक की तरह अपने सबसे शक्तिशाली मॉडल्स को एक छोटे से एलीट ग्रुप तक सीमित करना पड़े। ये टेक इंडस्ट्री का एक नया, कठोर और काफी यथार्थवादी चरण है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये कंप्यूटर संकट कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है, ये वो वर्तमान है जिससे एआई इंडस्ट्री इस वक्त गुजर रही है। हाँ, हम इसके बीचों बीच है। टोकन की एक कमी सिर्फ सर्वर रूम्स की कोई तकनीकी समस्या नहीं है, ये सीधे तौर पर यह तय कर रही है कि कौन सा इनोवेशन जिंदा रहेगा और कौन सा मार दिया जाएगा। और इसी पूरे घटनाक्रम से ना एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल पैदा होता है, जो इन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स के पन्नों से बाहर निकलकर सीधे समाज के भविष्य से टकराता है। राइट। अगर दुनिया की सबसे शक्तिशाली एआई लैब्स अपने सीमित और दुर्लभ टोकन्स केवल उन विशाल एंटरप्राइज ग्राहकों और कंसोर्टियम्स के लिए ही बचाकर रखेंगे, क्योंकि केवल वही उस 48% बढ़ी हुई कीमत को चुका सकते हैं, तो आने वाले समय में छोटे स्टार्टअप्स, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स या किसी सामान्य छात्र का क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। अगर दुनिया की सबसे क्रांतिकारी तकनीक तक पहुंच केवल चंद बड़ी कॉरपोरेशंस तक सीमित रह गई, तो क्या यह कंप्यूट क्राइसिस सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या रह जाती है, या फिर यह दुनिया भर में ज्ञान, अवसर और तकनीकी शक्ति की असमानता को एक ऐसे खतरनाक स्तर पर पहुंचा देगा जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं होगी? सुनने वालों के लिए यह सोचने वाली बात है कि क्या भविष्य का निर्माण करने वाली ये तकनीक सिर्फ एक एलीट क्लब की जागीर बनने की ओर बढ़ रही है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है, और जैसे जैसे ये टोकन की कमी और गहरी होगी, इस सवाल का जवाब हमारी दुनिया का आकार तय करेगा।